ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार हमारा चल रहा है, जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। कल हमने काफ़ी सारी चर्चा की थी सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण के बाद। अब बात करनी है कि सम्यक दर्शन की। यदि आपको सुखी होना है तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना आपको मोक्ष हो सकता नहीं। समझ में आ गया? तो और इस पंचम काल में यदि कुछ हो सकता है ना, तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन सबसे पहले आपको होगा। और सबसे पहले जो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होगा वो किन किन जीवों को होता है, उसके लिए क्या क्या पात्रता होती है, उसकी चर्चा अपन ने कल बहुत अच्छे से की। ठीक है, जिनमें से जिन जिन बातों की हमने चर्चा की थी वो सब हमारे पास वर्तमान में है कि भाई मिथ्या दृष्टि को होगा तो मिथ्या दृष्टि भी है, जागृत अवस्था में होगा तो वो भी हैं, है ना। कि जिनका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाएगा ये हमको पता नहीं है, केवल ज्ञान गम्य है। तो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन इतना है कि तत्व विचार पूर्वक होगा, मंद कषाय में होगा, मोह मंद होगा तो होगा। भव्य जीव तो हम तो भव्य ही हैं भाई, जो जिनवाणी रुचि पूर्वक सुन सकता है वो भव्य है, मनुष्य गति में हो सकता है ना। तो मतलब जिन जिन जो जो कारण सम्यक दर्शन के लिए चाहिए वो अपने पास है। क्लियर है? अब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहेगा, हो सकता है अभी होने वाला हो, ये तो केवल ज्ञान गम्य हमें नहीं पता। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? तत्व विचार, तत्व विचार पूर्वक होगा। ठीक है, इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था पंचलब्धि पूर्वक ही होगा, जिसकी चर्चा हमें आज करनी है कि जब भी ये सम्यक दर्शन होगा तो कब कैसे होगा कि पंचलब्धि पूर्वक होगा। उसकी चर्चा यहाँ पंडित टोडरमल जी शुरू कर रहे हैं। क्या लिखा है कि तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त्व का अधिकारी है, किंतु उसको भी सम्यक दर्शन हो ही हो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि शास्त्र में सम्यक्त्व होने से पूर्व 5 लब्धियों का होना कहा है। अब ये पंच लब्धियाँ क्या हैं उसकी चर्चा यहाँ पंडित टोडरमल जी प्रारंभ करते हैं। पहली लाइन पढ़ते हैं। देखो पहली लाइन में यहाँ पंडित टोडरमल जी ने उन पंच लब्धियों के नाम लिखे हैं कि ये जो 5 लब्धियाँ हैं ना, ये 5 लब्धियाँ 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले तो लब्धि क्या है? लब्धि का सीधा सिंपल अर्थ होता है प्राप्ति। लब्धि का अर्थ क्या है? प्राप्ति। अर्थात यदि आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो उसके लिए जो 5 चीज़ों का होना आवश्यक है उसका नाम है 5 लब्धि। क्लियर है? क्या कौन कौन सी 5 लब्धियाँ हैं वो? कि क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये 5 लब्धियाँ होंगी तो ही सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। भले पात्र जीव हो। कुल मिला के बात यह है, जैसे आपको दिल्ली जाना है, तमिलनाडु एक्सप्रेस से आप दिल्ली निकले यहाँ से चेन्नई से, तो आपको सबसे पहले ये जो भी स्टेशन पड़ते हैं, ये विजयवाड़ा पड़ेगा, गुडूर पड़ेगा, पहले विजयवाड़ा पड़ेगा और नागपुर, भोपाल, है ना। उसके बाद में ग्वालियर, आगरा, झांसी, जो भी है स्टेशन, तो वो पड़ेंगे ही पड़ेंगे रास्ते में। अच्छा एक बात और राजू भाई, आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि कौन कौन से स्टेशन पड़ेंगे रास्ते में। आपने टिकट कटाया हुआ है रिजर्वेशन का, आप आराम से सीट पे सो करके जाओ और दिल्ली जाके उतर जाओ। पहुंचना तो कहाँ है?
दिल्ली। समझ में आया? तो ये जानने की ज़रूरत नहीं है बीच बीच में कौन से स्टेशन पड़ेंगे, लेकिन फिर भी जानने में कोई बुराई नहीं है, ये कह रहे हैं। और लोगों को जिज्ञासा तो रहती है ना। आप देखो जितने भी लोग जाते हैं, कितने कम ऐसे जीव होंगे जो पता करेंगे बीच बीच में कौन से स्टेशन नहीं पड़ते, कौन से पड़ते हैं। लोगों की आदत रहती है कि हमें पता करना है। जब इन सब चीज़ों की पता करना है तो सम्यक दर्शन जो हमारे लिए मोक्ष महल का प्रथम सीढ़ी है, और इस पंचम काल में तो वही हमारे लिए लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि इससे आगे तो मतलब सम्यक दर्शन से आगे 5वां गुण स्थान भी हो सकता है, 7वां 6वां गुण स्थान भी हो सकता है इस पंचम काल में। 7वें गुण स्थान के ऊपर नहीं जा सकता जीव यहाँ पंचम काल में। समझ में आया? द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन पंचम काल में नहीं हो सकता। वही तो कह रहा हूँ, तो 7वें से ऊपर नहीं जा सकता पंचम काल में जीव। क्यों? द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन नहीं होगा यहाँ। छायिक सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता यहाँ पे अभी। हाँ तभी तो कह रहा हूँ, 7वें से ऊपर श्रेणी चढ़ने वाले को, हाँ उसी को। नहीं, 7वें से ऊपर, जब 7वें गुण स्थान से 2 श्रेणी चढ़ता है ना, उपशम छपक, तो जो उपशम श्रेणी चढ़ेगा उसके लिए द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन कहाँ है वहाँ। तो और छायिक सम्यक दर्शन भी यहाँ पंचम काल में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन के लिए शर्त है केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में होता है, केवली या श्रुत केवली की उपस्थिति में होता है, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ हमारे लिए तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन सबसे पहले आप लक्ष्य बना लो, क्योंकि जो भी मिथ्या दृष्टि जीव होगा उसको यदि सबसे पहले कोई सम्यक दर्शन होगा तो कौन सा होगा? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। कल बात की थी ना, केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में ही होता है, नहीं तो नहीं होता है। नियम है, इसी नियम के आधार से होता है, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, अब देखो कल मैंने बताया था, क्या बताया था कि छायिक सम्यक दर्शन कभी होकर के छूटता नहीं है। समझ में आया? छायोपशमिक और औपशमिक कितनी भी बार होकर के छूट जाते हैं। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, छायोपशमिक सम्यक दर्शन कितनी भी बार होकर के छूट जाते हैं। अब कहते हैं पंडित जी यदि छायिक सम्यक दर्शन होकर के छूटता नहीं है ना, तो हमें वही चाहिए। इसलिए कहा कि भैया केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में होता है। और सबसे बड़ी बात, यदि तुम्हें छायिक सम्यक दर्शन चाहिए ना, तो वो क्षयोपशम पूर्वक होता है। यदि आपके पास क्षयोपशम नहीं है तो आपको छायिक होगा नहीं, और यदि आपके पास प्रथमोपशम सम्यक दर्शन नहीं है तो आपको क्षयोपशम होगा नहीं। ये शर्त है। मतलब इतनी बात समझ लो राजू भाई कि यदि आपको ग्रेजुएट में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है कॉलेज में, तो आपके पास 12th की मार्कशीट होना जरूरी है। यदि आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है तो कोई आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन देगा नहीं। और यदि आपको 12th में एडमिशन चाहिए, पहले भाई फर्स्ट ईयर में एडमिशन चाहिए तो 12th की मार्कशीट चाहिए, और यदि 12th में एडमिशन चाहिए तो 10th की मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है। 11th को कोई नहीं देखता है, 10th की मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है। अगर 10th की नहीं है तो वो 12th में एडमिशन आपको मिलेगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही यदि आपको छायिक सम्यक दर्शन चाहिए तो वो क्षयोपशम पूर्वक होगा, आपको क्षयोपशम की डिग्री साथ में लेके घूमना पड़ेगा। और यदि आपके पास क्षयोपशम नहीं, क्षयोपशम अगर आपको चाहिए तो आपको प्रथमोपशम की डिग्री साथ में रखे बैठे होना होगा। ऐसा नहीं डिग्री ली तो थी लेकिन बाद में खो गई, पता नहीं चला। वो तो टिकता ही नहीं है। अंतर्मुहूर्त तो टिकता है ना, जितने समय टिकता है उतने में ही क्षयोपशम होगा। नहीं बात समझ में? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हुआ, अंतर्मुहूर्त का उसका काल है, अंतर्मुहूर्त में होके छूट जाता है। कितनी बार होता है, कितनी बार छूट जाता है। तो उस काल में उसके क्षयोपशम दशा हो जाए। क्षयोपशम दशा कब होगी इसके लिए परिभाषा पढ़ेंगे अपन, समझ में आएगा कब होगी। ठीक है, अभी इतनी बातें क्लियर हो गई कि सम्यक दर्शन होना है और प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होना है। ठीक है, अब ये प्रथमोपशम सम्यक दर्शन भी कहते हैं कि पंचलब्धि पूर्वक ही होगा, इसके बिना नहीं हो सकता। ठीक है, पंचलब्धि पूर्वक होगा। अब ये लब्धियों के नाम हैं, यहाँ परिभाषाएं हैं, हम इनको बहुत अच्छे समझेंगे। लब्धि जैन धर्म का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस लब्धि के ऊपर पूरा लब्धिसार नाम का कर्णन योग का प्रसिद्ध ग्रंथ है लब्धिसार। अपने जो उज्ज्वला बहन शाह है ना, उन्होंने पंचलब्धि नाम की बहुत बढ़िया किताब भी लिखी है। इस लब्धि पे भी बहुत चर्चाएं हैं। कर्णन योग विशेषज्ञ विद्वान, उनका तो फेवरेट टॉपिक है ये लब्धि वाला टॉपिक, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। जैसे पंच परावर्तन के टॉपिक है, 5 भाव है, 4 भाव है, ऐसे ये 5 लब्धि बहुत अच्छा विषय है जैन दर्शन का, समझने जैसा विषय है। ठीक है,
तो ये पंचलब्धि पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है। मैंने क्या बताया था अभी कि भाई भले ये 5 लब्धियाँ आपको इनके नाम पता हो ना हो, परिभाषा पता हो ना हो, लेकिन सम्यक दर्शन होगा तो ये 5 लब्धि पूर्वक ही हो। नई दिल्ली, चेन्नई से नई दिल्ली जाते समय आपको बीच के स्टेशनों का नाम पता हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो स्टेशन आए बिना रहेंगे नहीं, वो पढ़ेंगे जरूर रास्ते में। बिल्कुल ऐसा ही इनका है। कोई कहे भाई तिर्यंच गति में सम्यक दर्शन हो जाता है, नरक गति में सम्यक दर्शन होता है, वहाँ कौन पंचलब्धि पढ़ाने जाता होगा उनको कि भाई पहले समझो 6 उपसम क्या है, विशुद्धि क्या है, देशना क्या है, नहीं। लेकिन ये सब अपने आप हो जाता है। ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस, इस प्रोसेस को यहाँ समझाया जा रहा है कि भाई क्या करेंगे हम प्रोसेस समझ के, जब अपने आप हो ही रहा है बिना समझे। तो भाई इसलिए समझा रहे हैं कि नहीं तो वेल तुम फालतू में बैठ के मूवी देखोगे कमरे में जाके, मैं दूसरी चीज़ करोगे, इधर उधर के काम में उलझोगे। अगर ये पढ़ोगे तो इससे क्या होता है पता है? इससे ये होता है कि आपकी जो कर्म प्रकृतियाँ हैं ना, वो अनंतवा भागहीन होती हैं। ये शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, लोगों को कई बार प्रश्न होता है ना, मन में बहुत प्रश्न होता है कि भाई नरक में बिना शास्त्र पढ़े, बिना 6 द्रव्यों के नाम जाने, 7 तत्वों के नाम जाने, परिभाषाएं जाने बिना भी सम्यक दर्शन हो जाता है, नरक में हो जाता है सम्यक दर्शन। तो हमसे काय को इतनी मेहनत करवा रहे हो, जिनवाणी पढ़ें, ये सब समझें, क्यों करें हम ये सब? कि इसलिए करें क्योंकि जिनवाणी पढ़ते समय जो आपका चिंतन चलता है, उस समय ये कर्म प्रकृतियां हैं ना, वो बहुत हीन हो जाती है। कैसी हो जाती हैं? हीन हो जाती है। मंद कषाय के परिणाम रहते हैं, मोह मंद रहता है। ये वो काल है जिस समय जीव तत्व विचार में उद्यमी हो सकता है। ये ऐसा समय है, ये वो समय है जिस समय हो सकता है जीव के ये पंचलब्धियाँ प्रकट हो जाए, जिनवाणी पढ़ते समय, सुनते समय, समझते समय। आई बात समझ में? तो इसलिए ये पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं हम। हो सकता है ये 5 लब्धियाँ पढ़ते सुनते समय हमारे परिणाम इतने निर्मल हो जाएं, तत्व विचार के लिए उद्यमी हो जाएं, वेद विज्ञान के लिए हमारा विचार तेज तेज दौड़ने लगे, और हो सकता है सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। हो सकता है यही वो समय है, यही वो समय है कि आज पंचलब्धि सुनते समय, पढ़ते समय, समझते समय ऐसा तत्व विचार होगा अंदर में, ऐसी भेद विज्ञान की बात उछलेगी अंदर में कि आज ही करण लब्धि होगी और आज ही सम्यक दर्शन होगा। ऐसा हो सकता है, इसलिए ये पढ़ रहे हैं हम। बात समझ में आ गई? इतनी बातें बिल्कुल, इन 5 लब्धि के बिना प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। अब अपन केवल सम्यक दर्शन शब्द का प्रयोग करेंगे। सम्यक दर्शन शब्द का प्रयोग किया तो समझना प्रथमोपशम ही सम्यक दर्शन की बात चल रही है। ठीक है? अब उपशम, अब सम्यक दर्शन 3 प्रकार के होते हैं: औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन। ठीक है? तो मैं कल बता रहा था, हाँ, औपशमिक में ही 2 भेद होते हैं, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम। उसमें जो चौथे गुणस्थान में होता है वो प्रथमोपशम, और 7वें गुणस्थान के बाद सीढ़ी चढ़ने में होता है वो द्वितीयोपशम। ठीक है? अब उपशम, क्षयोपशम और क्षय, ये क्या है, थोड़ा सा इसको अपन समझ लेते हैं। थोड़ा सा, बहुत इजी है, पहले अपन ने लिया था 5 भाव के प्रकरण में, अभी थोड़ा सा अपन इसको समझ लेते हैं। भाई सम्यक दर्शन होने के लिए दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियाँ और चारित्र मोहनीय की 4 प्रकृतियाँ चाहिए। ये 7 प्रकृतियाँ चाहिए। चारित्र मोहनीय की 4 कौन सी? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4। दर्शन मोहनीय की 3 कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, जिसको सम्यक मोहनीय भी कहते हैं, सम्यक प्रकृति को। ठीक है? तो ये 7 प्रकृतियाँ हैं। इन 7 प्रकृतियों का उपशम, इसका नाम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। इन्हीं 7 प्रकृतियों का क्षयोपशम, उदय अनुदय की अवस्था, कुछ उदय में कुछ अनुदय है, इसका नाम है क्षयोपशम। और ये 7 प्रकृतियों का क्षय, पूरी तरह से गायब हो जाना, इसका नाम है छायिक सम्यक दर्शन। भाई समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो? उपशम, क्षयोपशम, छायिक, क्या मैं समझाता हूँ। जैसे एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, धूल मिट्टी कंकड़ वंकड़ के साथ में। अब उस पानी को अपन को साफ करना है, तो क्या हुआ, अपन ने डाल दी उसमें फिटकरी।
फिटकरी डालने से हुआ ये कि पानी के ऊपर जो भी धूल मिट्टी जमी थी वो सब पहुंच गई नीचे, और पानी ऊपर कैसा हो गया, एकदम निर्मल साफ फिटकरी डालने से। तो वो जो धूल मिट्टी थी वो पानी में है कि नहीं है, है तो सही, लेकिन अब भी कहाँ है कि नीचे दबी हुई है। कभी भी ये ऊपर आ सकती है, कुछ कह नहीं सकते, समझ में आ रहा है, कभी भी ऊपर आ सकती है, लेकिन अभी कहाँ दबी हुई है वो मिट्टी, नीचे। इसका नाम है उपशम। ऐसे ये 7 प्रकृतियाँ जब दबी होती हैं, क्या होता है, दबी होती हैं, अभी उदय में नहीं है, इसका नाम क्या है, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। बात हो गई। अब क्षयोपशम में क्या होता है कि वही बाल्टी जिसमें फिटकरी डाली हुई थी, धूल मिट्टी नीचे पड़ी हुई थी, उस बाल्टी को लग गई किसी की ठोकर। अब क्या होता है कि कुछ तो पानी साफ रहता है, ऊपर थोड़ी सी धूल मिट्टी ऊपर आना शुरू हो जाती है, उदय अनुदय की अवस्था रहती है। इसका नाम क्या है, क्षयोपशम। इसमें क्या होता है, बहुत सारी जो मिट्टी होती है ना, पूरी ऊपर नहीं आती, पूरा पानी गंदा नहीं होता। इसकी अपेक्षा प्रथमोपशम अच्छा है कि उसमें सब नीचे बैठे हैं। हाँ, आप देख सकते हो उसको अपेक्षा से, लेकिन अभी यहाँ बात दूसरी चल रही है, अभी उसको भी समझाऊंगा प्रथमोपशम के अंदर और क्या क्या है। ये तो एक उदाहरण है ना। अभी देखो मिट्टी दबी हुई थी नीचे, पूरा गुट्टा का गुट्टा, प्रथमोपशम में तो पूरा नीचे था, लेकिन अभी क्या है, क्षयोपशम में थोड़ी, पूरा गुट्टा तो नीचे ही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी उस मिट्टी में से भी टुकड़े हो गए, ठोकर लगी ना, खड़ी थोड़ी थोड़ी धूल ऊपर आ गई, इसका नाम है क्षयोपशम। कुछ ऊपर है थोड़ा थोड़ा, कुछ साफ भी और बाकी नीचे है, इसका नाम क्या है, उदय अनुदय की अवस्था का नाम है क्षयोपशम। अब मान लो इस पानी को अपन ने छान दिया पानी की छन्नी से, अच्छे मोटे कपड़े में, ऐसा कपड़ा जिसमें सूर्य की किरण प्रवेश न कर सके ऐसे कपड़े से अपन ने उस पानी को छान दिया अच्छे से। अब वो जो छना हुआ पानी है वो क्या है, छाई। क्यों, क्योंकि सारे धूल मिट्टी बाहर। अब वो पानी गंदा नहीं होगा, मतलब अब वो धूल मिट्टी जो अपन ने बाहर फेंक दी नाथने में, छन्ने में, अब वो वापस बाल्टी में नहीं आने वाली। ये क्लियर हो गया। ये है उपशम, क्षयोपशम और क्षय। ऐसे ये 7 प्रकृतियां जो हैं दबी हुई हैं, आत्म स्वभाव साधन द्वारा आत्मा में ऐसा उपयोग लगा है कि अनंतानुबंधी और दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियों का उदय नहीं है। इसका नाम क्या है, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। ठीक है। क्षयोपशम कब होता है, जब इन्हीं 7 प्रकृतियों का उदय अनुदय की अवस्था। अब ये जो 7 प्रकृतियों की उदय अनुदय की अवस्था जो होती है क्षयोपशम में, वो अपन बात करेंगे उसमें क्या होता है। और क्षय मतलब ये 7 प्रकृतियों की पूर्णतः क्षय बाहर हो जाती है। अब ये 7 प्रकृतियां जीवन में उदय में आने वाली नहीं है। ठीक है, इतनी बात अपन समझ चुके हैं अभी, है ना। अब बात यहाँ ना तो उपशम की बात है, ना क्षयोपशम, ना क्षयिक। यहाँ बात है क्षयोपशम लब्धि की। क्षयोपशम सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं करेंगे यहाँ किसकी चर्चा करेंगे, क्षयोपशम लब्धि की। ये क्षयोपशम क्या होता है, इसकी चर्चा अपन यहाँ करेंगे। देखो पहली लाइन पढ़ता हूँ, पंडित टोडरमल जी क्या लिखते हैं। वहाँ जिसके होने पर तत्व विचार हो सके, ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो, अर्थात उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के उदय का अभाव सो क्षय, अनागत काल में उदय में आने योग्य उन्हीं का सत्ता रूप रहना सो उपशम, ऐसी देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था, उसका नाम क्षयोपशम है, उसकी प्राप्ति सो क्षयोपशम लब्धि। इतनी क्षयोपशम लब्धि की परिभाषा है। सबसे पहली लाइन है जो बहुत इजी है कि जिसके होने पर तत्व विचार हो सके, ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो। ये सबसे महत्वपूर्ण, ये एक लाइन में पूरी बात है, इजीली बात है। अध्यात्म की अपेक्षा से समझना चाहे ना, इसके बाद में जो इसकी डिटेल है वो करना नहीं योग की पूरी बात है। ये अध्यात्म की अपेक्षा से एक लाइन में इतनी बात है कि ज्ञानावरणादि का क्षयोपशम हो सके। कितना हो सके, ज्ञानावरणा, जिसके होने पर तत्व विचार हो सके, ऐसा ज्ञानावरणादि का क्षयोपशम। मूल बात है तत्व विचार हो सके। यहाँ ये बात है संगी पंचेंद्रियों में ही होगा, क्योंकि तत्व विचार उन्हीं के हो सकता है। ठीक है, ऐसा ज्ञानावरणादि का क्षयोपशम हो। अब ये जो क्षयोपशम की बात है ना, ये क्षयोपशम किन प्रकृति में होता है ये समझना चाहिए। अभी आगे बात आएगी। देखो, उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के उदय का अभाव सो क्षय।
ये एक लाइन है ना, इसमें एक शब्द आया सर्वघाती। समझ में? स्पर्धक मतलब मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले तो उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के उदय का अभाव सो क्षय। स्पर्धक मतलब होता है क्वालिटी, स्पर्धक मतलब होता है शक्ति, स्पर्धक मतलब आप देखो कर्मों की योग्यता। वो जो कर्म हैं वो देशघाती होते हैं, सर्वघाती भी होते हैं। कुछ कर्म प्रकृतियाँ ऐसी होती हैं जो सर्वघाती होती हैं, कुछ कर्म प्रकृतियाँ ऐसी होती हैं जो देशघाती होती हैं। भाई ये देशघाती और सर्वघाती क्या है कि भाई कर्म दो प्रकार के, घातियाँ और अघातियाँ। घाती माने जो घात करे, घात करे माने प्रकट स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते, जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का अर्थात स्वाभाविक गुणों का घात करती है उसका नाम क्या है? घातिया प्रकृतियाँ, वो घातिया कर्म है। ठीक है। और अघाती माने नहीं, घातिया घात नहीं करती हम, अघाती प्रकृतियाँ क्या कहती है? हम घात करने वाले नहीं है। अघातियों का संबंध बाह्य क्रिया शरीर आदि क्रियाओं से है। भाई उच्च गोत्र नीच गोत्र आयु भायु जो भी है नाम है ना, वो अघाती हैं ये। लेकिन जो घातियाँ हैं वो कैसी हैं? आत्मगुणों का घात करती है। ये घातियाँ कर्म सब पाप रूप होते हैं और अघातियाँ में पुण्य पाप दोनों प्रकार की प्रकृतियाँ पाई जाती हैं। क्लियर है? ये घाती वाले जो आप बता रहे हैं, तो जो आत्मा के गुणों का घात करता है तो गुणों का घात होता है उसमें। हाँ, तभी तो गुण प्रकट नहीं हो पा रहे। जैसे केवल ज्ञानावरण का उदय, वो एक अलग चीज है, मतलब गुण ही उसी का अर्थ घात है। घात का मतलब ऐसा नहीं है कि चाकू उठा के तलवार घोंस दी, मतलब गुण नष्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। घात माने प्रकट नहीं होने देना, घात का मतलब वो प्रकट नहीं होने देना। वैसा वो गुण खत्म कर देंगे तो वो तो चेतन हो जाएगा जड़, समझ में आया? तो घात मतलब वैसा नहीं, घात माने प्रकट नहीं होने देना, इसी का अर्थ है घात करना। और भी अर्थ हैं, गुण स्थान गिर जाएगा तो उसका मतलब भी घात करने से लिया गया है यहाँ पे, पूर्ण रूप से घात करना वहाँ भी। अभी वो समझाऊंगा मैं सारी चीज़ें। अभी तो अपन क्या बात कर रहे हैं कि घाती और अघाती क्या है। मैंने अभी अभी बात बोली थी क्या कि घातिया में सारी प्रकृतियाँ पाप रूप हैं और अघातिया में कुछ प्रकृतियाँ पुण्य रूप भी हैं, कुछ पाप रूप भी हैं। तो कई जीवों को ऐसा लगता है ना कि भाई अशुभ भाव हो तो पाप का बंद होता है, शुभ भाव है तो पुण्य का बंद होता है, एक समय में एक परिणाम जीव का। तो भैया ऐसा है कि वो बात है उपयोग की अपेक्षा से। और नॉर्मली तो ये प्रति समय जीव के सातों कर्मों का आश्रव बंद चल रहा है, आयु को छोड़ के। आयु का एक बार ही बंद होता है। प्रति समय जब सातों कर्मों का बंद हो रहा है ना, उसमें घातियाँ की तो अशुभ हो चाहे शुभ हो, घातियाँ की तो सारी प्रकृतियाँ पाप रूप है तो वो पाप रूप ही बन रही हैं। और ये शुभ अशुभ का के अपेक्षा से जो भेद पड़ रहा है ना, वो अघाती में होता है सारा, कि शुभ परिणाम है तो पुण्य का बंद होगा, अशुभ परिणाम है तो पाप का बंद होगा। ये सारा खेल अघाती में है। परिणाम चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, घातिया का तो सबका बंद हो रहा है। समझ में आया? चाहे शुद्ध हो, हाँ, शुद्धोपयोग के काल में भी जितनी कर्म प्रकृतियों का अभाव हुआ है या उपशम है, क्षयोपशम है, उनका बंद नहीं है। लेकिन जितनी का अभाव नहीं है, जिनका उपशम क्षयोपशम नहीं है, उनका तो बंद चालू है। जैसे मान लो चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का अभाव है ना, मान लो, है ना, तो अनंतानुबंधी का बंद नहीं है, लेकिन बाकी का तो शुद्धोपयोग के काल में भी बराबर बंद चालू है कि नहीं है? तो ऐसा है। क्लियर हुआ? वो अनंत अवस्था में बंद नहीं है। अरियंत अवस्था में तो सवाल ही नहीं है। अरियंत अवस्था में तो चारों घातीय कर्म नष्ट हो गए, है ना। मोह महत्वपूर्ण है बंधन के लिए, मोह ही नहीं है वहाँ, तो पूरा नष्ट हो गया, तो उसका कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब पढ़े, अभी बात चल रही है देशघाती और सर्वघाती। तो अब ये अघाती तो कह रही है कि हम घात करते ही नहीं है, तो अघाती में देशघाती और सर्वघाती का भेद नहीं पड़ता। तो किस में भेद पड़ता है कि घातिया कर्मों में। अब घातिया कर्मों की प्रकृतियाँ कितनी होती है ये देख लो, कि घातिया कर्मों के पहले तो भेद हैं 4। कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियाँ, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, केवल मना पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ऐसे दर्शनावरण की 9 प्रकृतियाँ होती हैं। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण,
फिर निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि। ठीक है, इस प्रकार से 9 भेद। 9 और 5 कितने हो गए? 14। मोहनीय के 28, 3 दर्शन मोहनीय, 25 चारित्र मोहनीय। कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये है दर्शन मोहनीय। और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद। ये कितनी हो गई? 28। 28 और 14 42, 42। ठीक है, और बचा कौन सा कर्म? अंतराय, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, 5। तो कितनी हो गई? 42 + 5 47। 47 घातीय कर्म की प्रकृतियां होती है। क्लियर है? इन 47 में से कुछ होती हैं देशघाती और कुछ होती हैं सर्वघाती। सर्वघाती जो है वो कम है और देशघाती है ज़्यादा। 21 प्रकृतियां सर्वघाती की हैं, 26 प्रकृतियां, 26 प्रकृतियां देशघाती की। याद रखने जैसी चीज़ें हैं, भूल भी जाते हैं हम। कर्णन योग का विषय है, यदि अभ्यास में ना हो तो 100% भूल जाते हैं। वेद विज्ञान की बात तो ऐसा है राजू भाई कि दाल और छिलकों को अलग देखते हुए याद आ जाए, केला छीलते हुए याद आ जाए, मूंगफली छीलते हुए याद आ जाए, लेकिन ये वैसा नहीं है कर्णन योग का सिस्टम, समझ में आया? तो 21 प्रकृतियां तो हैं सर्वघाती, 26 प्रकृतियां हैं देशघाती। कौन कौन सी है भैया ये 21 सर्वघाती देशघाती? कि भाई मान लो सबसे पहले ज्ञानावरण है। ज्ञानावरण में मति, श्रुत, अवधि और मनपरे 4 हैं देशघाती, और ओनली केवल ज्ञानावरण है सर्वघाती। अब अपन सर्वघाती और देशघाती को थोड़ा ठीक से समझते हैं। सर्वघाती माने जो गुण को पूर्णतया प्रकट न होने दे, या तो केवल ज्ञान होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा थोड़ा केवल ज्ञान है थोड़ा नहीं है, ये कभी नहीं होगा, इसी का नाम सर्वघाती है। और देशघाती मतलब थोड़ा है होगा थोड़ा नहीं होगा, किसी को कम होता है किसी को ज़्यादा होता है ना, इसको बोलते हैं क्षयोपशम। तो ये देशघाती, ये क्षयोपशम जो भी होता है ना, ये क्षयोपशम केवल और केवल देशघाती में होता है, सर्वघाती में होता नहीं है। सही है? सर्वघाती में तो सीधा क्षय होता है। ठीक है, क्षयोपशम किस में होता है? केवल और केवल देशघाती में होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यय, ये चार देशघाती हैं। किस में से? ज्ञानावरण में से। दर्शनावरण में मति, श्रुत और अवधि, ये 3 ओनली के कौन सी हैं? देशघाती। ठीक है, अब मोहनीय में दर्शन मोहनीय से सम्यक्त्व प्रकृति, और चारित्र मोहनीय से संज्वलन, हास्य, रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद, ये सब कौन सी प्रकृतियां हैं? देशघाती। तो मोहनीय की हो गई 10 और दर्शन मोहनीय की 3, दर्शनावरण की 3 और ज्ञानावरण की 4, कितनी हो गई? 10 और 7 17 हो गई। इसके बाद में 5 और कौन सी हैं? 17 नहीं, सॉरी, मोहनीय में चारित्र मोहनीय से संज्वलन की 4, क्रोध मान माया लोभ, और फिर हास्य आदि, तो 4 और 9 और 1 कितनी हो गई? 9 और 5, 9 और 5 कितनी हो गई? 14, 14 और 7 कितनी हो गई? 21, है ना। और फिर दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये जो अंतराय की 5 है, 21 और 5 कितने हो गए? 26। ये 26 हो गई देशघाती प्रकृति। ठीक है, अब सर्वघाती प्रकृतियां कितनी बताई थी? सर्वघाती 21। पहले में से केवल ज्ञानावरण, फिर दर्शन मोहनीय में, सॉरी, दर्शनावरण में कितनी बची? 3 गई ना, 9 में से तो 6 बची, 6 और 1 7। फिर अब इधर से मोहनीय में से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय में जो 2 बची हैं, चारित्र मोहनीय में अनंतानुबंधी आदि 12 और 2 14, कितनी हो गई? 14 और 7 21 प्रकृतियाँ। ये 21 होती हैं सर्वघाती। भेद समझ में आ गया? याद हो जाएगा। केवल ज्ञानावरण है, ज्ञानावरण में से, दर्शनावरण में से 3 देशघाती हैं, बाकी की सब सर्वघाती हैं। मोहनीय में से
समदर्शन मोहनीय में 2 सर्वघाती हैं, सम्यक्त्व प्रकृति है, सम्यक्त्व मोहनीय जिसे कहते हैं वो देशघाती है। चारित्र मोहनीय में शुरू की 3 अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, ये तीनों सर्वघाती हैं, बाकी सब देशघाती हैं। और अंतराय में 5 के 5 देशघाती प्रकृतियाँ होती हैं। अब अपन ने क्या लाइन देखी थी, एक सबसे महत्वपूर्ण वाली कि भैया क्षयोपशम जो होता है वो कौन सी प्रकृतियों में होता है, सदैव देशघाती में होता है, सर्वघाती में होता नहीं। क्लियर हो गई इतनी बात, आगे समझें। अब देखो परिभाषा वो अपन को समझ में आएगी। तत् जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो, और अर्थात अब अर्थात लग गया, ठीक है, इतना ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो, कितना कि तत्व विचार हो सके, इसका नाम है क्षयोपशम, ठीक है। और तत्व विचार हो सके है, अभी तत्व विचार हो तो क्षयोपशम लब्धि होगा, समझ आया? तत्व विचार हो सके इसका नाम क्षयोपशम, और तत्व विचार होने लगे इसका नाम क्षयोपशम लब्धि। क्लियर हो गई इतनी बात? जब तक नहीं कर, क्योंकि क्षयोपशम तो बहुत जीवों के हैं, तत्व विचार हो सके ऐसा क्षयोपशम है ना, मोह मंद भी बहुत जीवों के हो जाएगा, तत्व विचार होने की शक्ति बहुतों में है, लेकिन लब्धि तब होगी जब तत्व विचार शुरू हो जाए, ठीक है। तत्व विचार हो तो लब्धि। आगे पढ़ें। अब देखो परिभाषा में क्या लिखते हैं, अर्थात शब्द दिया, अर्थात। अब कर्णन योग की परिभाषा, उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के उदय का अभाव सो क्षय। पहली लाइन, उदय काल को प्राप्त, सबसे पहले तो जो उदय में आने वाले हैं वो, मतलब अनंत भवों से, या समझ लो पिछले 100 वर्षों, 100 भवों से, 200 भवों से, या 100 वर्षों से, 200 वर्षों से, प्रति समय कर्म तो बंद रहे, सत्ता में पड़े रहते हैं, उनका सबका टाइम फिक्स होता है कि कब उदय में आने वाले हैं। जब कर्म का बंद हो रहा होता है उस समय स्थिति भी निश्चित हो जाती है कब उदय में आएगा। इसके भी 4 भेद होते हैं कर्म के, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति माने होता है कर्म का स्वभाव, नेचर, है ना, कर्म कौन सा है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, जो भी कर्म का उसका स्वभाव है वो प्रकृति है। प्रदेश, वो जो आत्मा के साथ एक क्षेत्र का बंधते हैं ना, उसका नाम है प्रदेश बंध। फिर स्थिति, वो कितनी स्थिति को लेकर के बंधे हुए हैं, 1 साल बाद उदय में आएगा, 5 साल बाद उदय में आएगा, 10 साल बाद उदय में आएगा, कि 10 भव बाद उदय में आएगा, समझ में? ये स्थिति उसकी। अनुभाग माने फल देने की शक्ति, सामर्थ्य, उसको बोलते हैं अनुभाग। जब उदय में आता है उसको बोलते हैं अनुभाग, ठीक है। जब कर्म फल देता है, फल देने की उसकी शक्ति, उसका नाम क्या है, अनुभाग। बनते हैं उनका टाइम ऑटोमेटिक निश्चित होता है। हाँ, ऑटोमेटिक, कोई नहीं बेटा बांधने वाला, ऑटोमेटिक निश्चित है, समझ में? अब आगे बढ़े। देखो, उदय काल को प्राप्त, जो उदय में आने वाले हैं ऐसे कर्म परमाणु, ठीक है। अभी वर्तमान समय में जो उदय में आने वाले हैं उनका टाइम आ गया है कि ये परमाणु इसके इस समय उदय में आएंगे। उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के उदय का अभाव सो क्षय। जो सर्वघाती स्पर्धकों के ना, उदय काल को प्राप्त जो उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धक हैं, ऐसे स्पर्धक माने उनकी क्वालिटी सर्वघाती वाली है, पूरा घात कर देने वाली क्वालिटी है उनकी। तो सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों का, निषेक का मतलब होता है वो जो एक समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणु है ना, पूरा ग्रुप, उसका नाम है निषेक। मतलब कभी भी कोई एक कर्म उदय में नहीं आता, एक कर्म परमाणु, एक कारमाण वगड़ा उदय में आती हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कर्म परमाणु एक साथ उदय में चल रहे होते हैं। इस जीव के 8 कर्मों का उदय एक साथ चल रहा है ना, तो 8 कर्मों के उदय में अलग अलग कर्म प्रकृतियाँ एक ही समय में अपना अपना काम दिखा रही होती है। एक ही समय में आपके दर्शनावरण भी चल रहा है, ज्ञानावरण भी चल रहा है, मोहनीय भी चल रहा है, अंतराय भी चल रहा है। एक ही समय में 8 कर्म की कर्म प्रकृतियाँ अपना अपना काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो अभी जो उदय में आने वाले कर्म हैं, एक समय, वो एक समय जिस समय में आपके कर्म उदय में आने वाले हैं, तो क्या उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के, सर्वघाती पूर्ण घात करने की जिनमें शक्ति है, वो वाले कारमाण परमाणु है ना, कर्म परमाणु, उनके निषेकों के उदय का अभाव, मतलब निषेक माने वो कर्म पुंज जो एक समय में आने वाले थे ना, सर्वघाती वाले, उनके उदय का अभाव सोच है, मतलब वो अब आपके उदय में नहीं आएंगे, इसका नाम है क्षय।
वो सर्वघाती स्पर्धक जो आपके अभी उदय में आने वाले थे वो उदय में नहीं आने वाले हैं अभी। इसका नाम क्या है? इसके लिए गुणस्थान में उदयाभावी क्षय शब्द दिया है। उदय का अभाव सो क्षय। यहाँ पे क्षय मतलब पूर्ण रूप से नष्ट होने की बात नहीं है। किसकी बात है? उदय का अभाव सो क्षय। तथा अनागत काल में उदय आने योग्य उन्हीं का सत्ता रूप रहना सो उपशम। अनागत काल माने जो अभी आया नहीं है, आएगा, भविष्य, फ्यूचर। अनागत काल फ्यूचर में, भविष्य में उदय में आने योग्य उन्हीं का माने वही सर्वघाती स्पर्धकों का। भविष्य में जो उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धक हैं जो अभी उदय में नहीं आए, उनका सत्ता रूप रहना सो उपशम। मतलब इसमें क्या होता है राजू भाई कि कई ऐसे होते हैं कर्म जैसे बंधे तो थे उस स्थिति को लेकर के कि भाई 10 साल बाद उदय में आएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है अपने आप ऑटोमेटिक व्यवस्था ऐसी होती है अंदर के भाव में उत्कर्षण अपकर्षण चलता रहता है ना, सारी व्यवस्थाएं परिणामों के अनुसार अब ऑटोमेटिक चलती है। तो जो 10 साल बाद उदय में आने वाला था वो अभी उदय में आ जाता है। हमें सर्वघाती स्पर्धक की चर्चा है ये, अभी उदय में आ जाएगा। तो इसीलिए कह रहे अभी वो उदय में ना आ जाए, इसके लिए सत्ता में रहे। मतलब भविष्य काल में उदय में आने योग्य उन्हीं का सत्ता रूप रहना, मतलब उदय में आने योग्य है, उदय में आ सकता है कभी भी, उसके अंदर ऐसी शक्ति है कि वो कभी भी उदय में आ सकता है, लेकिन नहीं आएगा, ऐसी अवस्था। वो तो मतलब स्वयं में बात है ना, स्वयं में, उसमें अपने को कुछ करना नहीं है। तो प्रोसेस समझ रहे हैं अपन कि कब होती है क्षयोपशम लब्धि? परिणाम के हिसाब से, परिणामों के अनुसार ऑटोमेटिक व्यवस्था रहती है। परिणाम करेंगे तो उसमें भी रिएक्शन होगा। हाँ, वो सहज होता है, सहज परिणाम होते हैं, सहज खेल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि ये क्षयोपशम तभी होगा जब ऐसी व्यवस्था बैठती है कर्मों की। जब ऐसी व्यवस्था बैठेगी तब ये क्षयोपशम होगा। जैसे आपने देखा होगा प्राचीन काल के मंदिर वगैरह बना देते हैं ना लोग, उधर से गुफा से सूर्य की किरण इतने टाइम पे आएगी और ऐसे ऐसे आएगी, उसके लिए ये व्यवस्था चाहिए। तो वो जब पूरी व्यवस्था एक साथ एक समय में बैठती है तब काम होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्षयोपशम जब प्रकट हो, क्षयोपशम उसे कहेंगे कि ऐसी ऐसी व्यवस्था बैठे, है ना। और सत्ता रूप रहना सो उपशम। ऐसी देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था। अब देखो इतना हो गया, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, है ना, और भविष्य में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उपशम, सत्ता में पड़े रहना, उपशम, है ना। और ऐसा देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित, देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, ऐसी जो कर्मों की अवस्था उसका नाम है क्षयोपशम। समझ में आया? एक चीज़ और समझाऊं थोड़ी सी, और इसमें क्या होता है राजू भाई, सर्वघाती तो सर्वघाती है, पूर्ण रूप से घात करती है, लेकिन देशघाती स्पर्धकों में कुछ ऐसी क्वालिटियाँ होती हैं कि कुछ सर्वघाती भी होते हैं और देशघाती भी होते हैं। देशघाती में, सर्वघाती में तो सभी सर्वघाती होते हैं, देशघाती में कुछ सर्वघाती हैं कुछ देशघाती हैं। किसी समय सर्वघाती रहेंगे, किसी समय देशघाती रहेंगे। ऐसी जैसे शुरू में ही ले लेते हैं ज्ञानावरण में, अवधि ज्ञानावरण, मना पर्याय ज्ञानावरण। अब मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण क्या है आपको पता है? मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण के भी सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, लेकिन कभी उदय में नहीं आते। अगर मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धक उदय में आ जाए किसी जीव के, तो क्या होगा? सोचो, सोच सकते हो क्या होगा? अरे चेतन नहीं रहेगा, जड़ हो जाएगा, पुद्गल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि तीन लोक में निगोदिया जीव भी हो, उसके भी मति शुद्ध ज्ञान पाया जाता है। मति शुद्ध ज्ञान का क्षयोपशम है। यदि मति शुद्ध ज्ञानावरण का पूर्ण उदय आ जाए, सर्वघाती उदय आ जाए, तो चेतन नहीं रहेगा, जड़ हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था है। इसलिए क्या होता है, उसमें सर्वघाती का है? हाँ है, सर्वघाती की योग्यता है, शक्ति है मति ज्ञानावरण में। वही तो बता रहा हूँ, सर्वघाती तो सर्वघाती है ही। देशघाती प्रकृतियाँ में देशघाती भी हैं और सर्वघाती भी हैं। किसी जीव के लिए किसी समय देशघाती, किसी जीव के लिए किसी समय सर्वघाती। अब इसको एक लाइन को और दोबारा समझते हैं। देखो यहाँ लिखा ना, उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों का उदय का अभाव सोच है। ये इतनी बात तो है, सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव,
इसमें एक और चीज जब अपन को ये बात समझनी हो ना सर्वघाती मति शुद्ध के लिए, तो इसमें ये समझना जब मति शुद्ध ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आने वाला हो ना, उदय आने वाला हो, तो बिल्कुल एंड टाइम पे वो देशघाती में कन्वर्ट होकर के उदय में आ जाता है। नहीं एक बात समझ में? जैसे ही ऐसी देशघाती प्रकृतियों का ऐसे उसके सर्वघाती स्पर्धक जो है, उसकी क्वालिटी सर्वघाती वाली योग्यता उनकी है कर्म परमाणुओं की। ऐसे कर्म परमाणु जब मति शुद्ध ज्ञानावरण में ऐसे सर्वघाती परमाणु जब उदय में आने वाले हों, तो उदय में आने से ठीक पूर्व वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? देशघाती में। सर्वघाती में कभी उदय आएंगे ही नहीं। समझ में आ गया? ऐसा उसका नाम भी उदयाभावी क्षय है। क्यों? क्योंकि सर्वघाती उदय में नहीं है ना, तो उसका क्षय हो गया। सर्वघाती स्पर्धक का तो क्षय हो गया, देशघाती उदय में आया। क्लियर हो गया? इतना ऐसे क्षयोपशम रूप व्यवस्था बनती है। अब बताओ समझने में कितनी मेहनत लगती होगी इन चीजों को। ये सब केवल ज्ञानगम्य विषय है। सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में जैसा जैसा झलका है वस्तु व्यवस्था, वैसी वैसी उनकी वाणी में आई है, आचार्यों ने लिपिबद्ध किया है। दर्शन आचार्य ने पुष्पदंत भूतबली आचार्य को ज्ञान दिया, धवला जय धवला की रचना हुई, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गौमठ सार लिखा, इन्हीं टोडरमल जी ने उसकी सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिखी है, और उसी विषय को यहाँ पे शॉर्ट में लिखा जा रहा है, अध्यात्म प्लस करणान योग मिश्रित विषय। समझ में आया? कितना ज्ञान था, आप टोडरमल जी का अनुमान नहीं लगा सकते। इतना क्षयोपशम था उनका, जिस क्षयोपशम की अपन चर्चा कर रहे हैं उनका बहुत अच्छा क्षयोपशम था। सत्ता रूप रहना सोपशम, ऐसी देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था, उसका नाम क्या है? क्षयोपशम। अब वो देशघाती का उदय, अब क्या चीज, क्या कंडीशन बैठ रही है इसमें? फिर से सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। ठीक है? क्या? उदय काल को प्राप्त, जो उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका उदयाभावी क्षय, कि अब वो उदय में नहीं आएंगे, और जो आने वाले हैं वो देशघाती में कन्वर्ट होके आएंगे तो। और उन्हीं प्रकृतियों का, उन्हीं माने सर्वघाती प्रकृतियों का, उन्हीं प्रकृतियों का सत्ता रूप रहना, अनागत मतलब भविष्य में उन्हीं प्रकृतियों का जो उदय में आने वाला है उनका सत्ता में बने रहना, वो भी उदय में नहीं आएंगी, इसका नाम है उपशम। एक तो हो गया उदयाभावी क्षय, उदय का अभाव मतलब आने वाला था उसका क्षय हो जाएगा। एक जो भविष्य में आने वाले हैं वो अचानक ना आ जाए, उनका सत्ता में ही बैठे रहें, इसका नाम है उपशम। अगर ये बात लगा दी कि जो भविष्य में आने वाले हैं वो निकल जाए, तो फिर वो आएंगे ही नहीं कभी उदय में। समझ में? और ऐसा होता नहीं है, इसलिए इसके लिए इसका शब्द का प्रयोग किया उपशम। ठीक है? उपशम। और देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। देशघाती जो प्रकृतियां उनका उदय चलेगा। समझ में आया? अब और थोड़ा क्लियर करें। देखो क्षयोपशम तो अपन को समझ में आया। मैंने उस दिन पर्दे के उदाहरण समझाया था ना, आचार्य ने पर्दे का उदाहरण दिया है कि भैया पर्दा पूरा बंद है, कमरा बंद है ना, जितना जितना पर्दा खुलता है उतनी उतनी बाहर की रोशनी अंदर प्रवेश करती है। ऐसे ही ज्ञान तो पूरा है अंदर में। बताओ सूरज में ज्ञान की कमी है कि नहीं है? बताओ। रोशनी रोशनी ज्ञान का है सूरज में ना, देव विमान है ना वो। तो सूरज में रोशनी कितनी कम है बताओ। अपन ने पर्दा लगा दिया कमरे में तो कमरे में अंधेरा हो गया, तो आप क्या सोचोगे? सूरज भी रोशनी खत्म? नहीं, सूरज में तो उतनी पावर है। ऐसे ही ज्ञानावरण का पर्दा डला हुआ है तो ज्ञान का क्षयोपशम है, थोड़ा थोड़ा जानता देखता है ये जीव। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी ज्ञान की शक्ति थोड़ी घट गई है। जैसे आपके कमरे में पर्दा लगाने से सूर्य की रोशनी अंदर प्रवेश नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य में रोशनी का अभाव हो गया है, उसकी शक्ति कम पड़ गई है, उसके प्रकाश में कोई कमी आ गई है, ऐसा नहीं है। जितना जितना आप पर्दा खोलते जाओगे उतना उतना प्रकाश कमरे में प्रवेश करने लगेगा। सूर्य के प्रकाश में कोई कमी नहीं है। उसी प्रकार से ये आत्मा अनंत अनादि अनंत सर्वज्ञत्व शक्ति वाला है। ये ज्ञानावरण कर्म का पर्दा डला हुआ है और थोड़ा सा खुला हुआ है, समझ में? पूरा पर्दा डल जाएगा तो ये जीव जड़ हो जाएगा, चेतन जड़ हो जाएगा। तो पर्दा डला हुआ है, ज्ञानावरण कर्म का थोड़ा सा खुला है,
तो थोड़ा बहुत जीव जान पाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जानने देखने की शक्ति सर्वज्ञ भगवान से कम है। नहीं, शक्ति तो उतनी ही है। जैसे जैसे ज्ञानावरण का पर्दा खुलेगा ऐसे वैसे इसका ज्ञान प्रकट होता जाएगा, और ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण नाश होगा तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ऐसा है। क्लियर हो गया? क्षयोपशम समझ में आ गया, प्रकृतियाँ समझ में आ गई सारी, देशघाती सर्वघाती समझ में आ गई, क्षयोपशम समझ में आ गया कि ऐसा ऐसा जहाँ होता है वो क्या है, क्षयोपशम लब्धि है। इसमें सबसे, अभी इतनी सारी बातें करना नहीं होगी, याद रहे नहीं रहे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन महत्वपूर्ण इतनी सी बात है, याद रखने योग्य बात इतनी सी है कि भैया तत्व विचार हो सके। ये सब हो तो तत्व विचार होता है। ये क्षयोपशम की अवस्था इतना ही याद रखो कि ज्ञानावर्णादि का क्षयोपशम इतना हो सके कि तत्व विचार हो सके, इतना ज्ञानावर्णादि का क्षयोपशम चाहिए। ये संगी पंचेंद्रिय जीवों के सभी के पाया जाता है। ठीक है, तत्व विचार हो सके, तत्व विचार तो हो सकता है, अब करे नहीं करे वहाँ क्षयोपशम लब्धि की बात प्रारंभ होती है। ठीक है, और सुन, और देखो, जब ये आठों कर्मों की जो शक्ति है, जो प्रति समय उदय में आने वाले आठों कर्म है, इनकी शक्ति अनंत भागहीन होकर के फल दे, तब वास्तव में क्षयोपशम लब्धि इस जीव को होती है। कब होती है क्षयोपशम लब्धि जीव को? जैसे जैसे तत्व विचार करता है ना अजू भाई, मान लो स्वाध्याय कर रहा है, प्रवचन सुन रहा है, समझ में आया, इसके मोह मंद है, कषाय मंद है, भेद विज्ञान की बात समझ में आ रही है, तब 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 इसके क्या होता है, ये जो आठों कर्म का उदय प्रति समय चल रहा है ना, अनंतवा भागहीन होकर के उदय में आता है। अनंतवा भागहीन होकर के मतलब कषाय तो बहुत थी लेकिन बहुत कम हो गई। अचानक ऐसे परिणाम बन जाते हैं सडनली। जैसे अपन कहते हैं ना, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बड़ा प्यारा सा। जैसे घर पे क्या होता है, कभी मम्मी ने कोई काम बता देते हैं, बचपन में होता था ऐसा, मम्मी ने कोई काम बताया घर पे और हमें काम के लिए बोला, हम टीवी देख रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, ऐसा दूसरे काम में बिजी है, डोरेमोन चल रहा है टीवी में, तो उससे मना करते थे, मैं अभी नहीं जा रहा, मैं 10 मिनट बाद जाऊँगा, 15 मिनट बाद जाऊँगा। और पता चला पापा ने घर में प्रवेश कर लिया है तो मैं, और जैसे ही थोड़ी सी शक्ल देखी या कांच में मुझे पापा की शक्ल दिख गई कि पापा आ गए, पीछे बैठे, अरे मम्मी आपने काम क्या बताया था, बताना फटाफट। मतलब आप समझे कितना हीन हो जाता है, तुरंत आवाज़ कम हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है, ये सब उसका प्रभाव है। ऐसे ही जब ये जीव तत्व विचार करता है, शास्त्र पढ़ता है, सुनता है, समझता है, वेद विज्ञान की बात समझता है, उस समय आठों कर्मों की शक्ति एकदम हीन पड़ जाती है, एकदम मंद कषाय हो जाती है। तो यही एक कारण होता है जब सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है जीव को। अभी तो क्षयोपशम लब्धि की बात चली, बाकी 4 में भी इस तरह की चीज़ें आएंगी, समझ में आया, जब इस तरह के काम होंगे। क्लियर हो गया ये बात? अनंतवा भागहीन। जैसे अपन रोड पे खड़े हैं, बहुत स्पीड से ट्रक आ रहा हो और समझदार ड्राइवर हो, ड्राइवर अगर खतरनाक हुआ, नशे में हुआ तो दौड़ा देगा, लेकिन समझदार ड्राइवर हो और स्पीड में आते हुए ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा के स्लो कर ली गाड़ी, और स्लो करके हैंडल घुमा के निकाल ली, इसका नाम समझा, हीन होके निकल गया कर्म। तेज आ रहा था और परिणाम ऐसा बैठा तुम्हारे कि वो कर्म अनंतवा भागहीन होकर के उदय में आ रहा है, उस समय क्षयोपशम लब्धि होती है। अभी बात समझ में आ गई? ऐसा होता है। और उदाहरण लगाएं अपन तो, जैसे मान लो अपनी कोई बहुत अच्छी चीज़ है, किसी ने ख़राब कर दी, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा होता है, किसी ने ख़राब कर दी, पता चले छोटे से बच्चे ने गलती से कर दिया, तो उस समय कितना कषाय कम हो जाती है अपनी, अचानक कषाय कम हो जाती है ना, मतलब जो अपन ने एक्सपेक्ट किया था उससे कुछ अलग ही सिचुएशन निकलती है, तो उससे कषाय अपनी एकदम कम हो जाती है। इसका नाम क्या है? अनंतवा भागहीन होकर उदय में आना। ऐसे ही कर्मों की शक्ति होती है, शक्ति तो बहुत है, कषाय बहुत होती है, लेकिन फिर भी अनंतवा भागहीन होकर के उस समय उदय में आए। किस समय? जब तत्व विचार चल रहा हो, तब ऐसा होता है। ठीक है, अब इस क्षयोपशम के विषय में एक महत्वपूर्ण बातें और हैं जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्षयोपशम में 4 चीज़ें होती है अजू भाई। एक तो होता है क्षयोपशम ज्ञान, एक होता है क्षयोपशम चारित्र, एक होता है क्षयोपशम सम्यक्त्व, और एक होता है क्षयोपशम लब्धि। ठीक है, क्षयोपशम के अलग अलग नाम हैं,
क्षयोपशम ज्ञान मतलब ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम जिसमें होता है, ये होता है पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक सभी जीवों के क्षयोपशम ज्ञान पाया जाता है। 13वें गुण स्थान के बाद क्षायिक ज्ञान, ज्ञानावरण का क्षय पूर्ण रूप से, लेकिन 13वें गुण स्थान तक क्या है, क्षयोपशम ज्ञान। ठीक है, क्षयोपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशम गुण स्थान के आधार पर बांट लेते हैं हम इनको। क्षयोपशम सम्यक्त्व ये कहाँ होता है, चौथे गुण स्थान से लेकर के 7वें गुण स्थान तक। यहाँ क्या होता है, क्षयोपशम सम्यक्त्व। 7वें से ऊपर क्यों नहीं होता और चौथे से क्यों नीचे क्यों नहीं होता, क्योंकि चौथे से नीचे मिथ्या दर्शन होता है, सम्यक दर्शन चौथे से है, और 7वें के ऊपर या तो उपशम होगा या छायक होगा, 2 ही श्रेणी है ना, क्षयोपशम नहीं होता। तो कितने हो गए, चौथे से लेकर 7वें तक क्षयोपशम सम्यक दर्शन पाया जाता है। और एक है क्षयोपशम चारित्र। क्षयोपशम चारित्र होता है ओनली 6वें 7वें गुण स्थान में। समझ में आया? क्यों? क्योंकि चौथे में 5वें में, चौथे 5वें में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, ये तो सर्वघाती प्रकृति है ना, तो ये सर्वघाती प्रकृतियों का तो क्या होता है, क्षयोपशम नहीं होता है। क्षयोपशम किन में होता है, केवल देशघाती प्रकृतियों में होता है। 7वें गुण स्थान में जो चारित्र होता है, चारित्र की अपेक्षा से वहाँ क्षयोपशम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे संज्वलन, हास्य, रति, अरति, इनका सबका क्षयोपशम रूप अवस्था वहाँ रहती है। तो वहाँ 7वें 6वें गुण स्थान में क्षयोपशम चारित्र बैठता है। और क्षयोपशम लब्धि, क्षयोपशम लब्धि कौन से गुण स्थान में होती है, एकमात्र पहले गुण स्थान में। क्यों? क्योंकि क्षयोपशम लब्धि हुई और उसके बाद सीधा चौथा होगा, 5वां होगा या 7वां होगा, और जहाँ सम्यक दर्शन हो गया तो फिर क्षयोपशम लब्धि का कोई काम नहीं। सम्यक दर्शन के बाद लब्धि की कोई जरूरत नहीं। क्लियर हो रहा है इतना विषय? क्योंकि पंच लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, दिल्ली पहुँचने के बाद आगरा की जरूरत नहीं, ऐसे समझना। तो इस प्रकार से ये क्षयोपशम और क्षयोपशम के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। शास्त्र में और भी चीज़ें मिल सकती, हो सकता है इसके विषय में सिद्धांत ग्रंथों में और भी बहुत सारी बातें हों, लेकिन अभी इतनी बातें अपन को क्षयोपशम लब्धि के प्रकरण में समझने जैसी थी, जो हमें समझ में आ ही गई है। इतना ध्यान रखना है कि क्षयोपशम ज्ञानावरणादि का इतना क्षयोपशम हो कि तत्व विचार हो सके, तत्व विचार हो सके, इसका नाम है क्षयोपशम लब्धि। तत्व विचार प्रारंभ हुआ, हो सके का मतलब हो तो सकता है, लेकिन सुन रहा है, समझ रहा है ना, इसका नाम है क्षयोपशम लब्धि। तत्व विचार करे, इसका नाम क्षयोपशम लब्धि। बाकी जो होगा वो होगा, निर्णय निर्णय सब बात की बात है। तत्व विचार के लिए उद्यमी हुआ है ना, इसका नाम क्या है, क्षयोपशम लब्धि। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे बात दूसरी लब्धि है, कौन सी, विशुद्धि लब्धि। कौन कौन सी, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्यकरण, 4 बचती हैं क्षयोपशम के बाद। क्षयोपशम लब्धि की जितनी महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पंडित टोडरमल जी ने की है और अपने समझने के लिए जितनी आवश्यकता थी उतनी अपन ने बात की है। इसमें बहुत बातें हो सकती हैं, अभी यहाँ इतनी चर्चा हुई है। अब अपन आगे कल विशुद्धि लब्धि की चर्चा करेंगे। जितनी जितनी हम विशुद्धि लब्धि को समझेंगे, जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार हम अपनी शक्ति अनुसार उसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये मैटर में माल बहुत है, लेकिन हम कितना समझ पाते हैं उस अनुसार इसको समझेंगे। कल विशुद्धि लब्धि की चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।